कल तक क्या हुआ था? यानी मोहम्मद बिन तुगलक क्लास पूरी खत्म हो गई। ठीक। आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के तीसरे शासक के बारे में, जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक है। तो थोड़ा सा समझो पहले, फिरोज शाह तुगलक है कैसा व्यक्ति। तो अगर देखा जाए, उसके अंदर की बात सोची जाए या उसका अंदरूनी व्यक्तित्व की परीक्षण किया जाए, तो तुम्हें यह लगेगा कि वास्तव में वो शासक अच्छा था, धर्मांध शासक नहीं था। यानी वो हिंदू और मुस्लिम के प्रति उसके अंदर के भीतर की जो मंशा थी वो साफ थी। उसने जनता के लिए कई सारे कल्याणकारी कार्य किए, लेकिन उसके ऊपर एक आरोप लगाया उस समय के अमीर और उलेमाओं ने कि इसका जन्म हिंदू माता से हुआ है। ठीक है, अगर हिंदू माता से जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके खून में हिंदू और मुस्लिम दोनों खून थे, और ऐसा अगर वो प्रूव कर देता तो अमीर और उलेमा वर्गों का विद्रोह उसको झेलना पड़ता। तो अपने आप को प्रूव करने के लिए, जैसा वो था नहीं, अपने आप को प्रूव करने के लिए उसने क्या किया? कुछ कट्टरवादी नीतियों को पालन किया। और उसने दिखाया, एक्सपोज किया कि मैं इस्लाम धर्म के अनुसार ही कानून चलाता हूं, और इस्लाम को ना मानने वाले लोग मेरे मेरे लिए क्या हैं? काफिर हैं। मेरी बात समझे? हालांकि उसका अगर इंटेंशन देखो, मतलब अंदर का व्यक्तित्व देखो, तो क्या पता चलेगा कि वो वैसा व्यक्ति है नहीं। वो हिंदू और इस्लाम मुस्लिम को दोनों अलग अलग आंखों से नहीं देख रहा है, लेकिन क्योंकि उसको प्रूव करना था, अपने ब्लू ब्लड को दिखाना था, इस वजह से उसने क्या किया? कुछ कट्टरवादी नीतियों को लागू किया। जैसे ये पहला शासक है दिल्ली सल्तनत का जो जजिया कर लगाएगा हिंदुओं के ब्राह्मणों पर। जजिया किस पर लगता था? जजिया कर लेके कौन आया भारत में? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम। जब भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ तो इस्लाम के प्रवेश के साथ जजिया आया। हाँ, जजिया शुरुआत में किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद के शासक। लेकिन फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक है जो जजिया लगा रहा है, लेकिन जजिया के साथ साथ वो ब्राह्मणों को भी जजिया में शामिल कर रहा है। इसके पहले के शासकों ने जजिया लगाया, लेकिन ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे, दिव्यांग और वृद्धों को जजिया से मुक्त रखा। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए क्या कर दिया? जजिया ब्राह्मणों के ऊपर भी लगा दिया। अब अमीर और उलेमा वर्गों के बीच में क्या बात फैली कि ये इस्लाम का कट्टर शासक है, ये ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ रहा है, अर्थात इसके अंदर जो खून है हिंदू माता का वो खत्म हो चुका है। अब ये पूरी तरह से इस्लाम को स्वीकार कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो उसकी जो भी नीतियां हैं वो कुछ कमोवेश हैं और कुछ वो अंदर से लगाएगा। ठीक, जैसे अगर कहा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक है जिसने बहुत सारे निर्माण कार्य किए। कई झीलें बनवा रहा है, कई नहरें बनवा रहा है, ये बाग लगवाएगा, ये गरीबों के लिए अस्पताल खुलवाएगा, ये सराय खुलवाएगा, नहीं समझे? और दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना करेगा। तो इसके मन में कल्याणकारी भावनाएं भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको दिखाना है, इस वजह से ये थोड़ी सी कट्टरतावादी नीति को भी अपनाएगा। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आया। इसके बारे में देखो, ये साम्राज्यिक तौर पर तो कमजोर शासक है। क्या है? ये साम्राज्य का विस्तार नहीं कर रहा है, कमजोर शासक है, लेकिन इसने निर्माण बहुत किए, तो इस वजह से इसको निर्माण शासक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निर्माण शासक। अगर ऑप्शन में आए निर्माण शासक कौन, तो आप क्या कहेंगे? निर्माण शासक तो था, लेकिन महान शासक नहीं था। क्या मेरी बात समझ पाए? क्योंकि राजतंत्र में महानता का परिचय क्या चीज है? राजतंत्र में महानता किसको कहोगे? जिसने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया हो, अपने साम्राज्य पर बढ़िया सा कंट्रोल किया हो, और उसके समय कोई भी विद्रोह ना हो। इस हिसाब से देखो तो ये महान शासक नहीं है, लेकिन इसने निर्माण किया, इस वजह से इतिहास में इसको बहुत सारे कारणों से याद किया जाता है। आगे बात समझे? आज टॉपिक शुरू करें फिर। चलो, तो टॉपिक है हमारा फिरोज शाह तुगलक। टाइम पीरियड, तो जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, कहां पर हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु?
1351 में जब वो सिंध या थट्टा का विद्रोह दबाने जा रहा है, उसका एक दास है तारगी, तारगी नामक दास का विद्रोह उसने कर दिया सिंध में, और सिंध का विद्रोह दबाने के लिए वो सिंध गया और थट्टा नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके साथ फिरोज शाह तुगलक भी था। तो जैसे मृत्यु हुई सिंध की जनता ने नया शासक निर्वाचित कर दिया। किसको? तो ये एक ऐसा शासक है जिसको जनता निर्वाचित कर रही है। क्या दिल्ली सल्तनत में ऐसा कोई और शासक था? कौन था? रजिया थी। रजिया को भी जनता ने निर्वाचित किया और फिरोज शाह तुगलक को भी जनता ने निर्वाचित किया। टाइम पीरियड क्या है? 1351 से 1388। एकमात्र ऐसा शासक दिल्ली सल्तनत का जिसका राज्याभिषेक 2 बार किया गया। तो पहला तो सिंध में ही हुआ और दूसरा जब वो दिल्ली आएगा तो दिल्ली में भी अपना राज्याभिषेक कराएगा। ठीक वैसा ही एक शासक और है जो 2 बार राज्याभिषेक करा रहा है, वो शिवाजी है। याद रखोगे ना? तो सल्तनत का पहला शासक जिसके राज्याभिषेक 2 बार हुए। इसके बाद अब शिवाजी का दौर आएगा आधुनिक भारत में जो 2 बार राज्याभिषेक कराएंगे। आया ना? ठीक, चलो अब देखो तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा सा परिचय देखो। कौन है ये? मोहम्मद बिन तुगलक के ये चचेरे भाई हैं। कौन है? इसकी माता हिंदू है, हाँ है ना? और हिंदू है जिसका नाम बीवी जैला। तो बीवी जैला जो है वो हिंदू माता है और इससे किसका जन्म हो रहा है? फिरोज शाह तुगलक का। लेकिन इसके पिता मुस्लिम है जिनका नाम, अच्छा ठीक है। कितनी बार राज्याभिषेक होगा? 2 बार। गद्दी पे कब बैठा? 1351। 22 मार्च 1351 को पहला राज्याभिषेक कहाँ होगा? सिंध या थट्टा में। ठीक है, डेट याद रखना। ये क्या है? इसी दिन मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई थी। किसने मारा? सिंध का विद्रोही दास तारगी। याद रखोगे? जैसे ही डेथ हुई उसके दिन, उसी दिन इसका कोरोनेशन हो गया। फिर ये दिल्ली आएगा, सिंध का अभियान करके कहाँ आएगा? वापस दिल्ली। और दिल्ली में औपचारिक रूप से ये अपना दूसरा राज्याभिषेक करा देगा। आगे बात समझे? तो एक ऐसा शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। निर्वाचित कौन कर रहा है इसको? तो ये जनता द्वारा निर्वाचित होने वाला शासक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसा शासक जो जनता द्वारा निर्वाचित हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि ये महान शासक नहीं है, क्योंकि इसने साम्राज्य के विस्तार नहीं किया, इसने 1 या 2 अभियान किए सिर्फ, तो इस वजह से इसका जो सारा इतिहास है वो किस पर बेस्ड है? इसके सुधारों पर, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए रिफॉर्म्स। और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में फिरोज शाह तुगलक का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो या तो उसका निर्माण कार्य पूछा जाएगा या उसका सुधारात्मक कार्य पूछे जाएंगे। मेरी बात समझ पाए? उसने क्या क्या सुधार किया और उसने क्या क्या निर्माण किया, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो पढ़ते समय तुम्हारे मन में ये होना चाहिए कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बन सकता है। पिछले 10 साल के पेपर उठाओ, 15 साल के उठाओ, 20 साल के उठाओ, और उसमें देखो फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो पूछेगा जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। काली बेगमपुरी और खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक। फिर पूछेगा अशोक के अभिलेखों को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में कौन स्थापित किया? तो फिरोज शाह तुगलक। याद आया जब हमने तुम्हें अशोक पढ़ाया था
तो दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ अभिलेख दो थे। टोपरा कहाँ पर है? टोपरा कहाँ पर है? टोपरा किस जगह है भाई? अब ये हम जवाब नहीं मांगेंगे, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। मेरे ऑनलाइन दोस्तों भी प्लीज देखिए किसको किसको पता है। ये है दिल्ली टोपरा अभिलेख। तो टोपरा एक जगह है, फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा नामक स्थान से अशोक द्वारा निर्मित अभिलेख को उठाया और दिल्ली में स्थापित किया। मेरा प्रश्न यह है कि टोपरा है कहां? चलो कमेंट करिएगा और बताइएगा, ठीक है। तो इसने कई सारे निर्माण कार्य किए, अब हम उसके सुधार और निर्माण कार्य की चर्चा करेंगे। तो सुधार जब करेगा फिरोज शाह तुगलक तो किन क्षेत्रों में करेगा? अपने साम्राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में। तो पहले इसको सुधार को बांट लो। उसके द्वारा किए गए आर्थिक सुधार, हाँ है ना, उसके द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्य, ठीक है, यानी उसके द्वारा किए गए, इसी में आ जाएगा सामाजिक सुधार। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और क्या आएगा? राजनीतिक सुधार, या राजनीतिक सुधार को अलग कर लो। ठीक है ना? तो अलग अलग सुधार करेगा। पहले कौन से? दूसरे लोक कल्याणकारी सुधार और तीसरे राजनीतिक सुधार। ठीक है। तो आर्थिक सुधार में पहले देखो क्या किया उसने। तो देखो जब भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ, यानी एक संस्कृति ने दूसरी संस्कृति के ऊपर अटैक किया, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अटैक करने वाली संस्कृति जहां पर अटैक हुआ उस संस्कृति को दबाने का प्रयास करेगी और जनता का शोषण करना शुरू कर देगी। ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं, इस दुनिया में जब भी अटैक हुए हैं तो अटैक करने वाले ने अटैक होने वाले लोगों की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, इस्लाम भी करेगा। ऐसे में जनता का शोषण करने के लिए फिरोज शाह तुगलक के पहले के सभी शासकों ने कई प्रकार के करों को लगा दिया और जनता से जबरन वसूलने का प्रयास किया। जैसे जैसे खतरनाक शासक बताओ जिसने बहुत ज्यादा कर लगाए फिरोज शाह तुगलक के पहले। अगर पूछा, हाँ अलाउद्दीन खिलजी ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की अधिकतम दर 50% भी वसूलने का प्रयास किया। इससे थोड़ा एक कदम और आगे बढ़े मोहम्मद बिन तुगलक और उन्होंने दोआब में वृद्धि कर दी कर की, और क्या कहा कि इस 50% का भी 10 से 20% हम अधिक वसूलेंगे। यस और नो? ऐसे में किसानों के ऊपर लगने वाला दर कितना हो गया? 55 से 60%। अब बेचारा किसान खाएगा क्या और बचाएगा क्या या देगा क्या? ऐसे में क्या हुआ? अकाल पड़ा, हाँ है ना। और हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक को ये अधिकतम जो वृद्धि दर है उसको वापस लेना पड़ा, लेकिन फिर भी किसान कितना दे रहे हैं? अभी भी 50% का मैक्सिमम भू राजस्व कर वो दे रहे हैं। किसको? शासक को। क्या होगा इससे? जनता त्राहिमाम करेगी। इस जनता के कल्याण के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कुछ आर्थिक सुधार किए। तो फिरोज शाह तुगलक के पहले लगभग इसने 24 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान 24 प्रकार के दंडात्मक करों को खत्म कर दिया, और इन 24 करों को खत्म करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 करों को जनता पर आरोपित किया।
मेरी बात समझिए। वो 5 करके कौन से हैं? देखो, मोहम्मद पैगंबर साहब ने क्या कहा है कि शासक को केवल 4 प्रकार के करों को हुई वसूलना चाहिए। तो जजिया, जक़ात, खुम्स, खराज। क्या क्या बोला? अकॉर्डिंग टू मोहम्मद पैगंबर साहब। क्या कह रहे हैं कि 4 प्रकार के कर। कौन कौन से? जजिया, जक़ात, खुम्स और खराज। बस इस्लामिक जो भी शासक होगा वो जनता से कितने कर लेगा? 4। 4। जजिया क्या होता है? जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। ऐसे लोग जिसने इस्लाम को कबूल नहीं किया है वो लोग जजिया देंगे। तो कौन आ गया इसमें? जक़ात क्या है? जक़ात मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। कितना? कौन से मुस्लिम कर देंगे और कितना देंगे? तो कुरान में कहा गया है, पैगंबर साहब ने कहा है कि प्रत्येक मुस्लिम को अपनी आय का 1/40वां हिस्सा यानी 2.5% जक़ात के रूप में देना चाहिए। याद आया? कब पढ़ाया था ये हमने? ये जब मोहम्मद बिन कासिम पढ़ा रहे थे तब भी हमने पढ़ाया है और आप लोग को याद नहीं है। कौन दे रहा है? मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर कौन सा है? जक़ात। कितना होना चाहिए? 1/40 या 2.5%। खुम्स क्या है? ये कोई इस मुस्लिम शासक अगर किसी साम्राज्य को जीतेगा तो लूट के रूप में जो भी कर वसूलेगा उसको क्या कहेंगे? खुम्स। इसके तहत 4/5 और 1/5 दो भागों में बांटा गया। 1/5 ज्यादा है कि 4/5 ज्यादा है? सीसेट नहीं पास होगा गुरु, बहुत कठिन है तुम्हारा मामला। 1/5 ज्यादा, 4/5 कम है। मर गए, हे भगवान। छोड़ो, 4/5 ठीक है। अब सोचो, जो भी लूट रहा है शासक किसी अन्य साम्राज्य को, अगर वो शक्तिशाली है तो पूरे लूटे गई रकम का 4/5 हिस्सा अपने पास रख लेगा और 1/5 सैनिकों में बांट देगा। लेकिन अगर राजा कमजोर है, कम शक्तिशाली है, तो लूटे गए धन का 1/5 हिस्सा अपने पास रखेगा और 4/5 भाग सैनिकों के आपस में बांट देगा, ताकि सैनिक उसके प्रति क्या रहे? लॉयल रहे। तो अलाउद्दीन खिलजी को देखो, तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुम्स की लूट का रकम कितना रखा अपने पास? 4/5। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली शासक है, वो सेना को दबा देगा, सेना उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करेगी। लेकिन यदि कोई कमजोर शासक है तो वो कितना ले रहा है? 1/5 अपने पास रखेगा और 4/5 सैनिकों को दे देगा। फिरोज शाह तुगलक किस कैटेगरी में है? फिरोज शाह तुगलक ने खुम्स का कितना रकम अपने पास रखा होगा? 1/5 और 4/5 किसे बांट दिया होगा? समझ रहे हो मेरी बात? चौथा क्या है? खराज। खराज क्या है? ये भू राजस्व कर है और ये इसकी जो वो थी निर्धारण, वो कितना किया गया? 1/10। फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि खराज की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 1/10। अलाउद्दीन खिलजी ने कितनी की? 1/2। अपनी संपत्ति का 1/2 देना आसान है कि 1/10 देना आसान है? 1/2। हाँ, 1/10 कितना % हो गया? हाँ, 10% हो गया। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो 10% देना आसान है कि 50%? 10% देना आसान।
फिरोज शाह तुगलक ने जनता के प्रति विनम्र व्यवहार किया कि क्रूर क्रूर व्यवहार किया? तो विनम्र व्यवहार कैसा उसका, अच्छा कि बुरा? अच्छा है, ठीक। बस एक याद रखना कि जजिया जो कर लग रहा था, फिरोज शाह तुगलक के पहले जजिया ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, स्त्रियों पर नहीं लगता था, बच्चों पर नहीं लगता था, वृद्धों पर नहीं लगता था और दिव्यांगों पर नहीं लगता था। फिरोज शाह तुगलक ने इस जजिया को ब्राह्मणों के ऊपर भी आरोपित कर दिया। अब ये नई बात हुई ना, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेट पीसेस ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ब्राह्मणों पर जजिया लेने वाला शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। मेरी बात समझे? तो 24 प्रकार के करों को खत्म करके फिरोज शाह तुगलक ने कितने कर वसूले? केवल 5। 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, और एक नया कर खुद से लगा दिया। उसका नाम क्या है? मेरी बात समझे ना? तो पहला कर तो ये हो गया, दूसरा जकात हो गया, तीसरा खुम्स हो गया, चौथा खराज हो गया। ये मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा बातें की गई कि किसी भी इस्लामिक शासक को अपनी जनता से ये 4 प्रकार के कर लेने चाहिए। फिरोज शाह तुगलक ने 4 लिए, 4 के अलावा एक और अन्य कर ले लिया। वो क्यों लिया बताते हैं। पहले 5वें कर का नाम सुनो, क्या है उसका? नाम है हाबे शर्ब। ये नया कर है जिसने जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया। ये पहली बार तुम्हें दिखाई दिया किसके काल में? फिरोज शाह तुगलक के काल में। तो हाबे शर्ब का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक से। या किस प्रकार का कर है? तो आप कहेंगे ये एक प्रकार का सिंचाई कर है। मेरी बात समझे? देखो क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक ने जनता के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, स्वच्छ पानी के लिए कई प्रकार की नहरें खुदवाई। तो नहरों का सुल्तान किसको कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक को। हालांकि गयासुद्दीन तुगलक ने शुरुआत कर दी थी, लेकिन उसका टाइम पीरियड कैसा है, कितना है? 1320 से 1325। बूढ़ा शासक है, 5 साल शासन कर रहा है। इस 5 साल के शासन में क्या नहरों का व्यापक विस्तार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन नहर प्रणाली की शुरुआत कर दी है किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने ही चीज़ों से परेशान था, वो उसके विद्रोह से परेशान है, वो जनता और अपने बीच बैलेंस बना ही नहीं पा रहा है। तो जब बैलेंस नहीं बना पाएगा तो नहरें खुदवाएगा क्या? ऐसे में तीसरा शासक कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। उसने गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा शुरू किए गए नहर कार्य को व्यापकता प्रदान कर दी और अपने साम्राज्य के चारों तरफ कई प्रकार की नहरें खुदवा दी। समझ गए? अब कोई व्यक्ति अगर नहरें खुदवाएगा तो इससे अगर पानी लोगे, सिंचाई करोगे, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो टैक्स किसने लगवाया? हाबे शर्ब नामक टैक्स। सिंचाई कर रहे किसने लिया? फिरोज शाह तुगलक ने। क्यों लिया? क्योंकि उसने कई सारी नहरें अपने साम्राज्य में खुदवा दी ताकि जनता का हित हो सके। मेरी बात समझे? अब सोचो भू राजस्व की दर कितनी ले रहा है वो। ऐसे में उसके पास एक बहुत बड़ा आधार था कि वो अन्य कर भी ले ले। हाँ या ना? अब कोई व्यक्ति 1/2 दे रहा है भू राजस्व के रूप में, उसके पास अन्य कर देने की गुंजाइश है क्या? तुम लोग बात समझ नहीं पा रहे हो ना मेरी। अगर कोई भी सुल्तान 1/2 यानी 50% कर अगर ले रहा है भू राजस्व के रूप में, तो वो किसान कोई और कर दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा, बचेगा नहीं। लेकिन उसने भू राजस्व की दर कितनी रख दी? क्या नाम है इसका? ऐसे में उसके पास व्यापक आधार है कि वो अन्य कर भी ले ले, तो ले लिया उसने। तो भू राजस्व 1/10 प्लस हाबे। क्या बुराई है? उसको अपना खजाना भी तो देखना है ना यार। नहरें खुदवाएगा, पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे? तो पैसों की भरपाई भी वो हाबे शर्ब नामक कर से वसूल लेगा। क्या मेरी बात पकड़ पाए? पक्का? तो आर्थिक सुधार उसने किए कि नहीं किए? ठीक। दूसरा देखो,
उसके लोक कल्याणकारी सुधार। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक अपने दासों से बहुत प्रेम करता था, हालांकि इस दास से सभी प्रेम कर रहे हैं। महमूद गजनवी का दास कौन, सॉरी मोहम्मद गौरी के दास कौन? मोहम्मद गौरी के दासों के नाम बताओ। कल क्या हुआ, पढ़ाई नहीं हुई ना, रिवीजन नहीं हुआ। मोहम्मद गौरी के प्रमुख दासों के नाम बताएं। तो मोहम्मद गौरी के कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदौज और कुबाचा। क्या मोहम्मद गौरी का लगाव था इनसे? भयानक था, अपने साम्राज्य बांट गया, नहीं था? इसके बाद इसका दास कौन है? इल्तुतमिश। क्या इल्तुतमिश का लगाव कुतुबुद्दीन ऐबक से था? भयानक था, अपनी बिटिया का ब्याह करा रहा है, दामाद बना रहा है। इल्तुतमिश का दास कौन है? सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? सुल्तान, गुलाम वंश का सबसे कठोर, सबसे प्रतापी, सबसे खूंखार बलबन। तो इल्तुतमिश का दास कौन है? बलबन। ये सब आपस में लॉयल है कि नहीं? और सुल्तान अपने दास से बहुत प्यार कर रहा है। फिरोज शाह तुगलक भी इनसे अलग नहीं है, वो अपने दासों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव महसूस कर रहा है। ऐसे में दासों को ध्यान में रखते हुए, दासों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम दीवाने बंदगान था। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तरफ विभाग और दूसरी तरफ शासक। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? दीवाने अर्ज की स्थापना जब मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाए तो कृपया करके आप आंसर दें। अब आप लोग बताएं जी। दीवाने अर्ज का संबंध पहले बताओ किससे है? स्थाई? हमें नहीं पता, आप लोग खुद पढ़े या खुद बताए। दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। ये कौन सा विभाग है? ये दास विभाग है। और दासों के कल्याण के लिए फिरोज शाह तुगलक ने इस विभाग की स्थापना कर दी। ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग 1,80,000 दास थे। ठीक है, तो दीवाने बंदगान और सामने फिरोज शाह तुगलक। ठीक। एक अन्य विभाग, दीवाने इश्तियाक। फिरोज शाह तुगलक ने वृद्धों के कल्याण के लिए, निर्धनों के कल्याण के लिए एक पेंशन विभाग की स्थापना की। किसके लिए? ऐसा वृद्ध व्यक्ति जो अपनी जीविका उपार्जन नहीं कर पा रहा है, एक ऐसा निर्धन व्यक्ति जिसके खाने के लिए पैसे वैसे नहीं मिल पा रहे, तो इनको पेंशन दी जाएगी। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और फिरोज शाह तुगलक ने कौन से विभाग की स्थापना कर दी? दीवाने इश्तियाक। तो दीवाने इश्तियाक का संबंध किससे है? सामने लिखो, पेंशन विभाग। क्या ये जनता का कल्याण कर रहा है कि क्रूर शासक है? कल्याण कर रहा है। इसके बाद इसने एक अन्य विभाग की स्थापना की, दीवाने खैरात। कैसा विभाग? दान विभाग, या इसी को बोल सकते हैं, चलो दीवाने खैरात याद रखना। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। फिर इसने दारुल शिफा खाना
दारुल ए शिफा खाना नामक विभाग की स्थापना की। ये किससे संबंधित है? शिफा खाना, दवा दारू, दवा दारू, दारू, अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग। हाँ, यानी उसने अपने साम्राज्य में रोगी व्यक्तियों के लिए मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किया। किसके माध्यम से? दारुल शिफा खाना के माध्यम से। किसने स्थापित किया? फिरोज शाह। क्या तुमको लोक कल्याणकारी काम दिखाई नहीं दे रहे? किसके लिए कर रहा है ये? अपने साम्राज्य की जनता के लिए। तो चाहे वो दीवाने बंदगान हो, वो दासों का ध्यान रख रहा है, दीवाने इस्तियाक हो, वो रोगी निर्धन और गरीबों का ध्यान रख रहा है, बुढ़ों का ध्यान रख रहा है, चाहे वो दीवाने खैरात हो और चाहे वो दारुल शिफा खाना। दारुल शिफा खाना मतलब समझे? स्वास्थ्य विभाग। नेक्स्ट, इसने रोजगार दफ्तर की स्थापना की। किसकी? रोजगार विभाग। किसके लिए कर रहा है? ये युवाओं के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे युवा जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो उनको रोजगार भत्ता देने का काम भी, ताकि उनका जीवन धीरे धीरे ठीक ठीक चल सके। किसका? ऐसे युवा जिनको नौकरी नहीं मिल पाए उनको रोजगार भत्ता भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिया गया। मेरी बात समझे? फिर देखो दीवाने, हाँ, फिर उसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। किसकी? आज पीडब्ल्यूडी है, क्या करता है वो? इमारतें पुल वुल बनाता है। तो वैसे भी फिरोज शाह तुगलक ने पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना कर दी अपने काल में। याद रखोगे? इसके तहत ये क्या बनवाएगा? नहरें, किले, मस्जिदें, मदरसे, सड़कें, सराय। कि एक सराय बनने में कितना पैसा लगेगा ये फिरोज शाह तुगलक का कौन बताएगा? उसका पीडब्ल्यूडी विभाग। नहरें कितनी खुदनी चाहिए, नहरें कौन कौन सी खुदनी चाहिए, नहरें कहाँ से कहाँ तक खुदनी चाहिए, ये कौन बताएगा? किले कहाँ बनने चाहिए, मस्जिदें कहाँ खुलनी चाहिए, मदरसे कहाँ खुलने चाहिए, सड़कें कहाँ बननी चाहिए, ये कौन बताएगा? और फिरोज शाह तुगलक को जब ये लोग बताएंगे तो वो अपने खजाने से पैसा देकर इन सब का निर्माण करा देगा। बताओ किसके लिए करा रहा है? जनता। तो क्या जनता के लिए कल्याणकारी कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मेरी बात समझे? लेकिन बस इसके ऊपर जो आरोप लगा था कि तुम हिंदू माता से जन्मे हो, तुम अच्छे शासक नहीं बन पाओगे, इस वजह से उसने ये सब करने के लिए ब्राह्मणों से जजिया भी वसूला। और अपनी नीतियों में क्या कर रहा है? वो कट्टरता दिखा रहा है, हालांकि वो कट्टर है नहीं। जैसे अभी ये कांगड़ा का अभियान करेगा 1355 में, अपने शासक बनने के 4 साल बाद, और ज्वाला देवी मंदिर को ये तोड़वा देगा। इसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने भी वहाँ का वो किया था अभियान कांगड़ा का, लेकिन ज्वाला देवी मंदिर को छू भी नहीं पाया था, छुआ नहीं था उसने। उसका उद्देश्य नहीं था कि वो तोड़ेगा मंदिर, लेकिन अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं धार्मिक रूप से कैसा हूँ? कट्टर हूँ। इस कट्टरता को दिखाने के लिए वो ज्वाला मतलब कांगड़ा का अभियान भी करेगा और अभियान करके ज्वाला देवी मंदिर को तोड़ देगा। तो अमीर और उलेमा की नज़रों में क्या जाएगा मैसेज कि हाँ इसने मंदिर को तोड़ा, यानी ये पूरी तरह से इस्लाम को कबूल कर चुका है। मेरी बात समझ गए ना? तो उद्देश्य उसके अलग है, लेकिन अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने राजत्व को प्रूव करने के लिए वो कुछ ऐसे काम करेगा जो हिंदू विरोधी दिखाई देंगे। ठीक है, यहां तक आ गए? पक्का? चलो, इस लोक निर्माण विभाग के तहत उसने 5 प्रमुख नहरें खुदवाई। कितनी? एक नहर है नहीं आ रहा है नाम,
दो नहरें नाम नहीं याद आ रहे। एक है राजशाही, एक राजशाही नहर है जिसकी लंबाई बता रहे 96 मील है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, तो यमुना से घग्गर। यमुना से घग्गर नदी के बीच उसने राजशाही नहर का निर्माण कराया। कितनी लंबाई है इसकी, 96 माइल्स। ठीक है, एक और है जिसकी लंबाई 150 मील है। अगर मिल जाए तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, दो प्रमुख नहरें पूछी गई हैं, इसलिए हमने भी दो प्रमुख नहरें ही याद की थी। 5 खुदवाई हैं, पांचों हमको भी याद नहीं थी। ठीक है, एक अभी भी याद नहीं आ रही है। चलो छोड़ो, आएगा याद। ठीक है, फिर इसने मस्जिदें लगवाई, कुछ मस्जिदें बनवाई। पहली काली मस्जिद, ये पूछा गया है। दूसरी खिड़की मस्जिद, और तीसरी बेगमपुरी की मस्जिद। क्या कह रहा हूं, कौन सी? और नाम हमें याद है ना, नाम नहीं आ रहा इसमें बता रहा। चलो कोई बात नहीं। तो काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद और बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण कराने वाला शासक कौन है, आप बताएंगे, फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों मस्जिदें कहां पर है, दिल्ली। ठीक है, तो काली मस्जिद हो गई, खिड़की मस्जिद हो गई, बेगमपुरी मस्जिद हो गई, इनका निर्माण कराने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। कहां पर है तीनों, ठीक। लोक निर्माण विभाग के तहत इसने 300 नगरों को स्थापित किया। कितने, देख लो, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, निर्माण शासक बोल रहे हैं। याद आया, शुरुआत करते समय क्या बोला था हमने इसको, यानी ये 37 सालों के अपने इतिहास में इसका निर्माण कार्य बहुत ज्यादा व्यापक है। 300 नगरों को याद कर पाओगे क्या, तो मुख्य याद रखो, जैसे जौनपुर शहर, ठीक है, फिरोजाबाद, हिसार, फिरोज शाह कोटला इत्यादि नगरों का निर्माण किया। यह पूछा गया क्वेश्चन, जौनपुर शहर का निर्माण किसने किया, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा बताओ, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जौनपुर नगर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया, किसकी याद में या किसके नाम पर, तो तुम कहोगे कि अपने भाई जौना खां की याद में, और ये जौना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, जौनपुर कई बार पूछा गया, जौनपुर किसके द्वारा बसाया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह कोटला याद आया, कहां पर है, दिल्ली। ठीक है, तो 5 शहर याद रखना। वो 2 नहर हम तुम्हें कल बता देंगे, आज याद नहीं आ रहा। एक तो राजशाही है, दूसरी अपनी याद आएगी। चलो ये याद रखोगे। फिर लोक निर्माण के तहत ये अशोक के अभिलेखों को भी दिल्ली लेके आएगा। ठीक है, तो पहला दिल्ली टोपरा अभिलेख, टोपरा आप लोग को बताना है कहां पर है, और दूसरा दिल्ली मेरठ अभिलेख। ठीक है, टोपरा कहां पर है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, फिर इसने क्या किया, और क्या किया है, बहुत कुछ कर लिया, हो गया ना। चलो अब इसके अभियान देख लो। तो सिर्फ 2 अभियान, कितने, फिरोज शाह तुगलक ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 अभियान किए। शासक, ऐसा शासक जो अभियान नहीं कर रहा है, क्या वो महान शासक हो पाएगा, निर्माण शासक है लेकिन महान शासक नहीं है। तो पहला तो वो कर रहा है कब, 1355, कहां पर, तो आप कहेंगे कांगड़ा अभियान।
ठीक है। कांगड़ा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। और कांगड़ा अभियान के तहत ही कांगड़ा में एक मंदिर है, ज्वाला देवी मंदिर। फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा जीता और ज्वाला देवी मंदिर को तोड़वा दिया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ज्वाला देवी मंदिर का नष्ट किसने कराया, तो आप क्या कहेंगे? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। दूसरा अभियान कर रहा है ये बंगाल के खिलाफ, 1376 बंगाल। ठीक है। बंगाल में एक शासक है नुसरत शाह। जब ये शासक बंगाल की ओर अटैक करेगा तो नुसरत शाह नामक शासक जो कहां बैठा हुआ है? बंगाल में। लिखो नहीं यार, देख तो पहले समझ लो। नुसरत शाह कौन है? बंगाल का शासक है। फिरोज शाह तुगलक के समय बंगाल के नुसरत शाह ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तुम देखते आ रहे हो बंगाल एक ऐसा जगह है, जैसे ही कोई शासक कमजोर होगा ये तुरंत अपने आप को स्वतंत्र कर देंगे। फिरोज शाह तुगलक कैसे हैं? उनका सारा क्या किधर है? ध्यान निर्माण कार्य में। क्या वो साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं? ऐसे में मौका पाते नुसरत शाह क्या कर लेगा? बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर देगा। इस स्वतंत्र सत्ता को चुनौती के रूप में फिरोज शाह तुगलक स्वीकार करेगा और कहां आएगा? बंगाल। मेरी बात समझे? बलबन के खिलाफ भी विद्रोह हुआ था बंगाल में, याद नहीं होगा किसी को? नाम बताओ। बलबन के खिलाफ बंगाल में होने वाले विद्रोह के शासक का नाम बताओ। तुगरिल खां, याद आया? जिसका सर काट के ये फुटबॉल की तरह चलवाएगा बलबन। नहीं याद आया? कब याद करोगे भाई? नुसरत शाह बंगाल में स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर चुका है। किसके खिलाफ? फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ। फिरोज शाह तुगलक आएंगे कहां पर? 1376। याद रखना, जब नुसरत शाह शासक है तब बंगाल की राजधानी लखनौती है। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के समय राजधानी कौन सी है बंगाल की? बंगाल की राजधानी परिवर्तित हुई ना, ये पहली बार नाम सुना है तुमने क्लास के समय। इसके पहले बंगाल की राजधानी, हाँ कौन सा अभियान है वो? बेहोश हो गई तुम? हाँ वो समझ में आ गया, तिरहुती है ना, तिरहुती। इस समय राजधानी कौन सी है? लखनौती। जैसे ही फिरोज शाह तुगलक का अभियान बंगाल की ओर होगा, नुसरत शाह रातों रात अपनी राजधानी लखनौती से परिवर्तित करके कहां चला जाएगा? पांडुआ। अब राजा और राजा की सेना और सेना से जुड़े हुए कई सारे सैनिक, ये सब कहां ट्रांसफर हो गए? लखनौती से पांडुआ। फिरोज शाह तुगलक आ कहां रहा है? इसको राजा मिलेगा? तो राजा नहीं मिलेगा तो बंगाल का अभियान क्या हो जाएगा? यानी नुसरत शाह की चालाकी के कारण फिरोज शाह तुगलक द्वारा बंगाल का किया गया अभियान क्या हो गया? असफल हो गया। मेरी बात समझे? ये क्यों बताया हमने? क्योंकि जब हम तुम्हें क्षेत्रीय आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे, कौन सा? क्षेत्रीय कलाएं और संस्कृति, तब तुम्हें बंगाल का आर्किटेक्चर पढ़ना होगा। और जब तुम बंगाल का आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो तुम देखोगे एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, पांडवा की अदीना मस्जिद कहां पर है और इसका निर्माण किसने कराया? तो आंसर क्या है? नुसरत शाह। ठीक है ना। जब क्षेत्रीय कला पढ़ोगे ना तो बहुत मालवा की तुम्हें कलाएं पढ़नी पड़ेंगी, बंगाल का स्थापत्य पढ़ना पड़ेगा, दिल्ली का तो पढ़ना ही है, जौनपुर का स्थापत्य पढ़ना पड़ेगा। मेरी बात समझे? इसके समय तक आते आते, किसके समय तक? फिरोज शाह तुगलक के समय के काल के आते आते
जौनपुर ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और जौनपुर में एक नए राजवंश की स्थापना हो गई, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सरकी राजवंश। तो जब ये शासक साम्राज्यिक रूप से कमजोर है तो छोटी छोटी सत्ताएं अस्तित्व में आ जाएंगी और आ गई। ठीक है, फिर इसकी डेथ होगी 1388 में और तुगलक वंश कमजोर पड़ता चला गया। तुगलक वंश के कमजोर होने का जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद ये बहुत तेजी गति से अवनति की ओर अग्रसरित हो गया। ठीक है, 37 साल का इतिहास समझ में आया। इसका सारा झुकाव किधर है? निर्माण में। इसने साम्राज्य के रूप में, साम्राज्य विस्तार के रूप में कोई भी काम नहीं किया। एक ज्वालामुखी ज्वाला देवी का मंदिर तोड़वाया और दूसरा बंगाल का असफल अभियान किया। समझ गए? 88 में मृत्यु के बाद उत्तरवर्ती तुगलक कौन से हैं? शासक कौन कौन से हैं? बचे कौन कौन से? तो तुम गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, इसके बाद अबू बकर, इसके बाद मोहम्मद शाह, फिर सिकंदर शाह और आखिरी में नासरुद्दीन। कैसे शासक है सभी? कमजोर। इनका टाइम पीरियड 1388 से 1389, 1389 से 1390, 1390 से 94, 1394 और 1394 से 1414। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक क्लास में सारी क्लासेस, ये सारे शासक हो जाएंगे। तो कल आपका तुगलक वंश का समापन हो जाएगा। कहाँ से? नासरुद्दीन महमूद शाह से। इसको थोड़ा पढ़ना है, क्यों? क्योंकि 1398 में इसी शासक के खिलाफ तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण होगा, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सभी कैसे हैं शासक? कमजोर हैं, ज़्यादा समय काल भी नहीं है। कोई 1 साल के लिए, ये 1 साल के लिए, ये 4 साल के लिए, ये कुछ महीनों के लिए और ये 10 साल के लिए शासन करेगा, 20 साल के लिए, है ना? 20 साल। तो बस फिर ख़त्म करते हैं। और आज की क्लास अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। धन्यवाद।